चलिए, तो एक और शाम को यादगार बनाने का समय आ चुका है बच्चों। हर दिन हम आ जाते हैं आपको परेशान करने के लिए, क्योंकि हम चिंतित हैं आपको लेकर के, हम सीरियस हैं आपकी सफलता को लेकर के। तो आइए एक और शाम को क्यों ना खुशनुमा बना दिया जाए। खास बात यह है कि शाम में कोई जाम नहीं है। खास बात यह है कि सामने एग्जाम है, इसलिए शाम को बनाना है खास, वरना हम हो जाएंगे बर्बाद। वाह वाह, ये तो शायरी बन गया। मैं तो बस दिल की भावना कहने की कोशिश कर रहा था, इसने तो शायरी का रूप ले लिया। घर पर बैठ के ही ठोको ताली। ठोको ताली का मतलब है कि वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार आए हो, क्योंकि इस चैनल पर तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। पूरे इंडिया का बेस्ट कंटेंट, आपका एग्जाम में एक नंबर भी कटने नहीं दूंगा अगर आप पेशेंस के साथ मेरे साथ जुड़े रहे तो। मैंने ये आपको वादा किया है, दोनों मिलके एक साथ मेहनत करते हैं, फिर देखो कैसे मस्ता है बवाल। चलो बच्चों, तो थोड़ी सी करेक्शन आज के इस वीडियो में बच्चों, हम लोग सीखने वाले हैं, पता है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं। और हम लोग सीखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। बिल्कुल सही बात है भाई, ये लो। मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही प्यारे चैप्टर को गवर्नमेंट बजट के आज हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। और जैसे कि हर बार हम टारगेट पहले ही सेट कर लेते हैं, इस बार भी हम लोग टारगेट पहले ही सेट कर लेंगे। और आज का टारगेट है कितने क्वेश्चंस का? 34 क्वेश्चंस का। सर, तो क्या ये सवाल सिर्फ उन्हीं बच्चों से बनेगा जो बच्चे आपसे रेगुलर क्लास किए हुए हैं, जिन्होंने आपको फीस दी है? उन बच्चों से तो बेहद अच्छे तरीके से बनेगा, लेकिन वो बच्चे भी बना पाएंगे जो आज के पहले मुझसे जुड़ नहीं पाए किसी भी कारणवश, या उनको पता चला या पता चला परंतु जुड़ नहीं पाए किसी भी कारणवश। तो उन बच्चों से भी ये सवाल बने, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक बार सभी बच्चों का, जिस तरीके से पिछली वीडियो में हमने आपको रिवीजन के साथ एमसीक्यू करवाया था और आपसे सारे के सारे एमसीक्यू बने थे, ये इसके भी सारे एमसीक्यू आपसे बनेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सीबीएसई बोर्ड में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और बिहार बोर्ड में भी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के सवाल इससे पूछे जाते हैं। बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर, क्लासरूम में बहुत लंबे स्तर पर इस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। यहां पर 10 मिनट के अंदर चीजों को समझेंगे, लेकिन वादा है सवाल बिल्कुल तुमसे बनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सवाल तुमसे ना बने। क्लियर है? तो भाई साहब, वो यहां पर मुझे वही बात याद आ रही है कि टीचर अपने बच्चों को समझाता है कि इंसान वो है जो दूसरों के काम आए। इसी पर एक नालायक बच्चा क्या कहता है? नालायक बच्चा कहता है, मैडम फिर तो आप एग्जाम के वक्त बिल्कुल काम नहीं आते और ना ही दूसरों को काम आने देते हो। तो ये बच्चे ऐसे डायलॉग मारेंगे जो कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं करने लग रहे हैं। इसी बात पर एक बार ठहाके लगा के हंसने का समय हमारा आ गया है, और तुम भी घर पे ठहाके लगा के हंस दो। यस, हंसना जरूरी है। आओ, इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने डिस्कशन को, गवर्नमेंट बजट। तो बच्चों, बजट क्या होता है? तो बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है जिसमें हम पूरे साल के होने वाले होने वाले खर्चे नहीं, शब्द पर ध्यान देना, होने वाले एस्टिमेटेड खर्चे को। सबसे पहला सवाल तो ये पूछा जाता है कि बजट क्या है। तो बजट जो है ये एक एनुअल स्टेटमेंट है। बजट क्या है? बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है। किस चीज का? दो चीजों का। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, और साथ के साथ एस्टिमेटेड इनकम। एस्टिमेटेड इनकम का लेखा जोखा जो है एक साल का, उसी को क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। सर, फिर इस बजट के चैप्टर में क्या ये एस्टिमेटेड, अनुमान, एस्टिमेटेड का मतलब हिंदी में होता है अनुमानित। तो बजट क्या है बच्चों? एक साल की अवधि का अनुमानित व्यय और अनुमानित आय का क्या है? लेखा जोखा है।
तो सर क्या ये एस्टिमेटेड वर्ड लगाना जरूरी है, अनुमानित वर्ड लगाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर तुम ये अनुमानित वर्ड नहीं लगाओगे तो तुम्हारा डेफिनेशन गलत माना जाएगा। क्या खाने में नमक डालना जरूरी है कि नहीं? है कि नहीं रे? है ना? तो जिस तरीके से खाने में नमक डालना जरूरी है, उसी तरीके से बजट के डेफिनेशन बनाने के पहले एस्टिमेटेड डालना जरूरी है, नहीं तो फीका फीका लगेगा, उल्टी हो जाएगा। मैंने एग्जामिनर नंबर 0/4, जय नंबर का सवाल है, 0 बैठा के चल जाएगा। तो बात को जरा समझिए दिल से, जिस तरीके से समझ रहे हैं, नून भात खाएंगे लेकिन बजट चैप्टर में नंबर लाएंगे। एक और बात निकल के आ गई, नालायक कहीं के। बिल्कुल मजे से पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। नून भात खाएंगे लेकिन बजट चैप्टर में नंबर लाएंगे, एक नंबर नहीं कटने दूंगा। देखो डेफिनेशन यही याद हो गया। व्हाट इज बजट? बजट इज एन एनुअल एस्टिमेट, बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। किस चीज का? एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड इनकम। बजट कथी बा? तो बजट एक साल के भीतर के अनुमानित व्यय आ अनुमानित आय के लेखा जोखा बा, उहे बजट कहाला। ठीक बा। तो चलो आओ देखा है। बजट अब कितने तरह के होते हैं, बजट्स को हम कितने प्रकार से बांटते हैं, बजट में चीजों को कैसे लिखी जाती हैं, इन सारी चीजों को हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। फिर हम लोग करने लगेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। देखो जरा फटाफट, बजट, कंपोनेंट्स ऑफ बजट, किन किन चीजों से बजट मिलके बनता है? तो दो चीजों से मिलके बनता है, एक तो बजट प्राप्तियां और दूसरा बजट व्यय। यहां भी तो लिखा हूं, इनकम को ही क्या कहा जाता है? इनकम को ही रिसिट्स कहा जाता है। दो चीजों से मिलके बना, रिसिट्स और एक्सपेंडिचर। अच्छा, तो देखो प्राप्तियां भी दो तरह की होती हैं बच्चों। एक को कहते हैं राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसीट, और दूसरे को कहते हैं कैपिटल रिसीट, पूंजीगत प्राप्तियां। उसी तरीके से एक्सपेंडिचर भी, ये खर्चा भी दो तरीके से डिफाइंड है। एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर थोड़ा मुश्किल लगा, आसान भाषा में बताइए। बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या कहा कि बजट दो चीजों से, बजट में दो शब्द काम आएंगे, एक्सपेंडिचर और दूसरा रिसीट्स। ये दोनों दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया, एक बार रेवेन्यू लगा के और दूसरी बार कैपिटल लगा के। इधर भी सेम चीज फॉलो हुआ, रेवेन्यू और कैपिटल। तो देखो ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, इसी चीज को क्लासिफाई कर दिया गया है। अब एक एक करके हम समझेंगे कि रेवेन्यू रिसीट कब कहलाता है, कैपिटल रिसीट कब कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कब कहलाता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कब कहलाता है। अगर इतनी बातों को समझ जाओगे मेरे लाल, तो फिर ये चैप्टर तुम्हारा कवर हो गया। तुम्हारे इस चैप्टर में नंबर बिल्कुल कटने वाले नहीं हैं। बिहार बोर्ड के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट पूछ लेता है, बजट का उद्देश्य क्या है। ये सवाल सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों से भी पूछ लिया जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लोगे और एमसीक्यू को ध्यान से कर लोगे, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका नंबर इस चैप्टर में बिल्कुल भी कटने वाला नहीं है बच्चों, नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखो जरा अब एक एक करके समझते हैं कि रिसीट्स कब कहलाएगा, एक्सपेंडिचर कब कहलाएगा। इनके लिए मैं आपको कंडीशंस बताऊंगा और उन कंडीशंस को आपको अपने ध्यान में रखना है। आओ सबसे पहले, कोई भी चीज रेवेन्यू रिसीट कब कहलाएगी, ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वीवीआई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नए बच्चे बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी इसको कवर कर लेंगे, मैं अभी हिंदी में बोल दूंगा। देखो जरा, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स, मैंने दोनों चीजों को एक साथ कर दिया है। हमको समझना है कि कोई भी चीज रेवेन्यू कब कहलाएगा और कोई भी चीज कैपिटल कब कहलाएगा। रिसीट शब्द तो कॉमन है ना, रिसीट शब्द का मतलब भी हुआ प्राप्तियां, मतलब जितनी चीज आने वाली हैं वो सब का सब यहाँ रिकॉर्ड होगा। लेकिन सवाल ये है कि कब रेवेन्यू कहलाएगा और कब मेरे लाल कैपिटल कहलाएगा। तो देखो, रेवेन्यू कहलाने के लिए दो चीज है। आपके आपके पास ये है बच्चों, देखो सरकार, ये है बच्चों सरकार, और सरकार के पास पैसा आ रहा है, सरकार के पास पैसा आ रहा है। तो सरकार इस आने वाले पैसे को नामकरण करना चाहती है। सरकार कहती है
कि इसको हम एक नाम देंगे रेवेन्यू का, राजस्व का, राजस्व प्राप्तियां, और दूसरा नाम इसको हम देंगे कैपिटल का। तो सवाल अब ये उठा हमारे मन में कि किस पैसे को राजस्व कहा जाए, रेवेन्यू कहा जाए, और किस पैसे को कैपिटल कहा जाए। तो सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से हमको समझाया और कहा कि वैसा पैसा जो हमारे पास आए लेकिन किसी प्रकार की कोई लायबिलिटी क्रिएट ना करे, और ना ही साथ के साथ हमारे एसेट्स में किसी प्रकार का कोई गिरावट लाए, कोई गिरावट लाए। अगर हम हमारे पास पैसा आ रहा है, ध्यान से सुनना जरा, दिल लगा के, उठ के मत जाना। अगर छोड़ के जाओगे तो बेवफा कहलाओगे, और कमेंट नहीं करोगे वीडियो पर एट द एंड में कमेंट करना है वीडियो को देखने के बाद, तो भी तुम बेवफा कहलाओगे। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे, तुम्हारा साथ कोई छोड़ के जाएगा, धोखा मिलेगा, धोखा मिलेगा, धोखा मिलेगा। इसलिए अगर चीजें समझ में आ रही हैं, तुम कुछ सीख रहे हो, तो अपनी फीलिंग को, क्योंकि हम दोनों फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपकी बातों को, आपके दिल के भावनाओं को, आपके अरमान को, आपकी जरूरतों को, वो कमेंट सेक्शन ही तो है जो हमें और आपको जोड़ के रखता है। वो थंब बटन ही तो है, वो लाइक बटन ही तो है जो मुझे बताता है कि मेरे बच्चे कुछ सीख रहे हैं। इसीलिए उस माध्यम से जुड़े रहें, थोड़ा सा आलस ना दिखाएं। थोड़ी थोड़ी चीज बहुत मायने रखती हैं बच्चों। खैर चलो देखो जरा, तो मैं आपको समझा रहा था कि सरकार के पास जो पैसा आया, परंतु उस पैसे के आने से ना ही सरकार की कोई जिम्मेदारी बनी, ना ही सरकार की संपत्ति में कोई गिरावट आई। तो सरकार ने कहा कि ऐसी चीजों को हम क्या कहेंगे कि वो हमारी कौन सी प्राप्तियां हैं, वो हमारी राजस्व प्राप्तियां हैं। कौन सी प्राप्तियां हैं बच्चों? वो हमारी राजस्व प्राप्तियां हैं। अच्छा सर, क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। राजस्व प्राप्ति होने के लिए दोनों ही शर्तों का पूरा होना बिल्कुल जरूरी है। सर तो ऐसा कौन सा पैसा है? तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बैठा के बाइक चला रहे थे हाईवे पर, स्पीड लिमिट था 80 के ऊपर नहीं चलाना है, तुम हीरो बनना चाह रहा था। देखो अगला जॉन इब्राहिम हम ही हैं। गड़िया को चलाने लगा 110 के रफ्तार में, आगे पुलिस वाला पकड़ा, कहा हीरो बनता रहो, हैला चलान ला। तुमने सरकार को चलान के पैसे दिए, सरकार के पास पैसा गया, सरकार मजबूरन सोच रही है इसको क्या कहें, रेवेन्यू कहें या कैपिटल कहें। सरकार ने देखा इस पैसे के आने से मेरी किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनी, तो सरकार को जवाब मिला नहीं बनी, नहीं बनी। क्या मेरी संपत्ति में कोई गिरावट आई? नहीं आई, नहीं आई। तो फिर रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट हमने कह दिया। कम ऑन तरीके से पढ़ेंगे, इसी क्लास में सीखेंगे, घर पर पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। चलो चलो मेरे साथ एक बार फिर से, मेरे पास फिर से सरकार ने क्या देखा, सरकार ने क्या देखा? पैसे के आने से कोई लायबिलिटी बनी? एक बार कम ऑन बोल दो, नहीं बनी, नहीं बनी। अच्छा अच्छा, दूसरी साइड सरकार ने फिर से पूछा क्या हमारी संपत्ति में कोई गिरावट हुआ? बोलो बोलो बोलो, बोलना है, नहीं बोलोगे तो नहीं सीखोगे। नहीं आई, नहीं आई। तो हमने क्या कहा? तो फिर रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे देखो जरा, कैपिटल रिसीट किसको कहते हैं? बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। एक बार सरकार के पास फिर से पैसा आया है, सरकार फिर से सोचने पर मजबूर है, तो देखो कब कैपिटल कहेंगे, पहले तो ये देखो कब कैपिटल कहेंगे। तो जब उस पैसे के आने से सरकार की या तो लायबिलिटी क्रिएट हो, सरकार की लायबिलिटी क्रिएट हुई है और सरकार की संपत्ति में भी गिरावट हुई है। सर हैं, ऐसा भी होता है क्या? चलो अगर तुम नहीं मानने को तैयार हो, अगर तुम मुंहजोराई कर रहे हो, तो हम तुमको जरा समझा देते हैं। समझा दें, समझा दें? बोलो एक बार घर पर बैठ के हाँ कि नहीं। हाँ बोल रहे हो ना, तो आओ जरा समझो। देखो सरकार के पास पैसा आता है तो रिसीट कहते हैं, लेकिन सवाल ये उठा कि कब रेवेन्यू कहेंगे, कब कैपिटल कहेंगे। तो वो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वाला एग्जाम्पल दिए हैं, तो तुमको दिमाग में ढुक गया है, ढुका है कि नहीं? अब एक और ऐसा एग्जाम्पल देते हैं। अब देखो सरकार क्या की कि सरकार के पास पैसा आया, सरकार कर्जा ले ली। अब तुम सोचो ना, तुम सरकार हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन आया, तुम था भिखारी आदमी, लेकिन तुमको दिखाना है कि हम अंबानी को अगला हम ही टक्कर दे सकते हैं, दूसरा इस देश में कोई नहीं है जो अंबानी को टक्कर दे सकता है सिवाय तुम्हारे। तुम क्या किया? तुम भीख मांगना शुरू किया अपने दोस्त सबसे, ए भाई देना दे भाई, ए 1000 रुपया देना दे भाई, 500 देना दे, लौटा देंगे भाई।
भाई बताए 20 तरह का तुम ढकोसला कर दिया। मान के चलना है कि तुम सरकार हो नहीं, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। तो तुमने कर्जा ले लिया, तुम्हारे पास पैसा आया तो सही, लेकिन क्या तुम्हारी कोई देनदारी बनी? क्या तुमको बाद में अपने दोस्तों को पैसा लौटाना पड़ेगा? बिल्कुल लौटाना पड़ेगा। तो सरकार अगर कर्जा लेती है, अब और रियल एग्जांपल पर, सरकार को गवर्नमेंट को कर्ज की जरूरत पड़ी, सरकार ने दूसरे से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, किसी दूसरी कंट्री से लोन लिया, तो क्या उससे सरकार की जिम्मेदारी में कोई बढ़ोतरी हुई? तो सवाल ये उठा कि बिल्कुल हुई सर, बिल्कुल हुई। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल, सरकार के पास पैसा आया, हम तफ्तीश किए, हम इन्वेस्टिगेशन किए, कहां से आया? सरकार रातों रात अमीर बन चुकी है, पैसे की कोई कमी नहीं, सरकार कूद रही है एकदम हवा में, तफ्तीश करना शुरू किया। एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट तुम जागरूक थे, कल देखा, कल तक सरकार रो रही थी, आज पैसे के मामले में खुश है और कह रही है पैसा आ गया, हम सफिशिएंट, हमारे पास पैसे हैं। तुमने तफ्तीश करना शुरू किया तो पता चला, हाय रब्बा, पूरा का पूरा एयर इंडिया बेच दिया, LIC बेच दिया, सड़कें बेच दी, रेलवे को बेचने लग रहे हैं, इन सब चीजों को बेच के BSNL को बेच दिया, इन सबको बेच के सरकार के पास पैसा आया। महसूस करो, सरकार के पास पैसा आया, लेकिन एक तरफ से LIC ओ नहीं चली गई, BSNL नहीं चली गई, पैसा आ रहा है BSNL जा रहा है, रेलवे पैसा आ रहा है, रेलवे की संपत्ति जा रही है, एयरपोर्ट्स, सरकार कुछ एयरपोर्ट्स बेचने लग रही है, पैसा तो आ रहा है, संपत्ति जा रही है। तुम जमीन बेचने लग रहे हो, हेलो, बहुत सारे लोग जमीन बेच के पैसा लाते हैं, पैसा तो आ रहा होता है, जमीन नहीं, पैसा आ रहा है, जमीन जा रहा है। तो लॉजिकली चीजों को समझो, भूलोगे नहीं। एग्जाम में ये सारी चीजें बहुत परेशान करती हैं। यही कारण है कि इकोनॉमिक्स में बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं, लेकिन अब आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि मैं आपके नंबर कटने नहीं दूंगा। ये बात हमने प्रूव भी किया है। पिछले साल 96 मार्क्स हाईएस्ट इकोनॉमिक्स में हमारे यहां से गए हैं। अब अपना टारगेट हमें खुद तोड़ना है, बाकी से तो तुलना है ही नहीं हमारा। हमें अपना टारगेट खुद इस बार ब्रेक करना है, और हर साल हम लोग अपने आप को ही चैलेंज करेंगे। दूसरे को चैलेंज करने से अच्छा है कि अपने आप में सुधार लाएं और अच्छा करें। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो देख रहे हो, जाने से रो रहे हैं, पैसा आ रहा है, रो रहे हैं, पैसा आ रहा है, क्या कहलाएगा? जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो, क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसीट्स। तो एक और इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों का सेटिस्फाई होना जरूरी है क्या? तो यहां मैंने कहा कि नहीं, दोनों का नहीं। अगर इन दोनों में से कोई एक भी है, अगर इन दोनों में से कोई एक भी है, तो भैया ये मान लिया जाएगा कि वो क्या है? कैपिटल रिसीट्स है। वीडियो जरूर लंबी होगी, क्योंकि कंसेप्ट के साथ हम लोग करने लग रहे हैं, और कोशिश करूंगा मैक्सिमम चीजों को यहां रिवाइज करवाता हुआ चलूं। चलो भाई, तो देखो, इस हिस्से को हमने समझ लिया, बजट, रिसीट, रेवेन्यू और कैपिटल। देखो समझ लिया, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। तो भैया ध्यान से, दिक्कत होगी दोबारा सुन लेना, स्क्रीनशॉट देख के लिख लेना, और इन कंडीशंस को 4-5 बार अपने हाथों से लिख लेना भैया, नहीं प्रॉब्लम होगा। दिल से फॉलो करो, दिल से मानो, दिल से इज्जत दो, एक एक बात को मानो। देखो कैसे तुम्हारे नंबर कट जाते हैं, मैं भी तो जरा देख लूं, मैं भी यही, तुम भी यही, लेकिन मेहनत करो, बस टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करना। चलो खैर, आगे देखो। अगला कंसेप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब तक भाईजान, हेलो, ओ हेलो, ओए इधर ध्यान दे, सुन। अब तक सरकार के पास पैसा आ रहा था, तो सरकार कह रही थी संपत्ति में गिरावट हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, नहीं हुआ, एक बार कहना पड़ा, हुआ हुआ। अच्छा, उसी तरीके से अब सरकार का खर्चा हो रहा है। यहां देखो, सरकार के पास पैसा आ रहा था, अब यही सरकार है, अब यही सरकार है, लेकिन इस बार पैसा सरकार के पास से, गवर्नमेंट के पास से पैसा इस बार आ नहीं रहा है, पैसा इस बार जा रहा है। मत जा रे सनम, जा रहा है, जा रहा है, तुम कब आओगे? चलो देखो जरा, जा रहा है, सरकार दुविधा में पड़ी है,
तुम जैसे होने वाले बेहतरीन अर्थशास्त्रियों से, बेस्ट इकोनॉमिक्स से सरकार पूछेगी, ओए चुन्नू, ओए मुन्नू, जरा बता दे, पैसा मेरे जेब से निकल के चला गया है, बता रेवेन्यू है या कैपिटल है। तो मेरे चुन्नू और मुन्नू, तुम कैसे बताओगे कि ये रेवेन्यू है या कैपिटल है? तो आओ जरा इसमें मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। जिस तरीके से हमने वो समझा, उसी तरीके से हम ये भी बच्चों समझेंगे। तो देखो जरा, अब सरकार को बांटना है कि वो मेरा खर्चा रेवेन्यू है या वो खर्चा मेरा कैपिटल है। तो भैया ध्यान से सुनना जरा, बिल्कुल दरवाजा का कुंडी लगा लो, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। जब तक मेरी क्लास चलेगी तुम्हारा खाना पीना, सिर्फ सांस चलेगा, बाकी और कुछ नहीं चलेगा। बात समझ रहे हो? चलो देखो, तो सरकार ने कहा कि वैसा खर्चा मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा जिसको करने से मेरी संपत्ति में कोई इजाफा नहीं हो, कोई इजाफा नहीं हो, कोई इजाफा नहीं हो। और साथ के साथ सरकार ने कहा कि उसको करने से मेरी जिम्मेदारी में भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। है सर? अब सोचो ना, अब देखो, तुम्हारे पिताजी मोटरसाइकिल खरीद लिए, खर्चा किए, जेब से पैसा गया। ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल एग्जांपल, इकोनॉमिक्स सिर्फ प्रैक्टिकल चीजों से। हमारे समाज में सारी घटनाओं घट रही हैं, हमारे आंखों के सामने, बचपन से तुम देखते आ रहे हो, तुमने अभी तक उसको लिंक नहीं किया। ये आशुतोष सर उसको लिंक करके बताएंगे, क्योंकि इन्हीं लिंक की गई चीजों से बनता है। इकोनॉमिक्स बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर तुम्हारे भेजे में घुसना शुरू हो गया तो इससे बेहतरीन सब्जेक्ट तुमको दुनिया का कोई नहीं लग सकता, क्योंकि 100% चीज का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन हमारी समाज में है। वरना 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 तुम बन जाओगे भैया कैसे। हेलो, टीचर ने कहा, अध्यापक ने कहा, क्या कहा कि ताजमहल किसने बनाया? तो तुमने कहा जी कारीगर ने बनाया। हेलो, फिर टीचर ने कहा, एक प्रयत्न और किया नालायकों को होशियार साबित करने का, नहीं नहीं बच्चों, ताजमहल किसने बनवाया? तुम जैसे बच्चे कहते हैं ठेकेदार ने बनवाया भाई साहब, ठेकेदार ने बनवाया। इसी बात पे क्या बोलूं मैं तुम्हें, समझ में आ रहा है भाई? ओ भाई, तो जरा चीजों को पढ़ लेना, वरना लोटपोट होते रहोगे ऐसे ही इतनी शानदार क्लास में। आओ खैर देखो, खैर आओ, सीरियस हो जाओ भाई, इधर सीरियस हो जाओ, नाटक नहीं कर रहा। हेलो, इधर देखो जरा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वैसा खर्चा जिससे सरकार की संपत्ति में कोई भी इजाफा ना हो और सरकार की लायबिलिटी में कोई गिराव। सर उदाहरण दे दो सर, बस अब इसी का इंतजार है, बाकी सर हमें कुछ नहीं चाहिए, सर उदाहरण दे दो। अच्छा ठीक है बेटा, सरकार, बेटा तुम्हारे घर में कोई तनख्वाह लेता है सरकार से? हाँ सर लेते हैं, कई सारे लोग नौकरी में हैं सर। अच्छा, तो सरकार की जिम्मेदारी तो है ना कि उनको हर महीने 1 तारीख को खाते में तनख्वाह दे देना, चाहे वो काम करें। लोग सरकारी नौकरी क्यों खोजते हैं? क्योंकि सिक्योरिटी है, पैसा आएगा, काम हो चाहे नहीं हो। तो भैया एक बात बताओ, सरकार जब 1 महीने का तनख्वाह दे दी, क्या अगले महीने नहीं देगी? सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो गई? अबे तुम आंदोलन पे चले जाओगे, ऐसा कभी नहीं होता। हर महीने सरकार को पैसा देना ही देना है। अच्छा, क्या कभी सुने हो कि सरकार ने मेरे पिताजी को सैलरी दी, इससे सरकार की संपत्ति में बढ़ोतरी हो गई? रामखोर, ऐसा कभी नहीं होता, कभी तूने देखा भी नहीं होगा। चलो, तो वही बोला कि इन चीजों से सरकार की संपत्ति में कोई इजाफा नहीं होना चाहिए और ना ही सरकार की लायबिलिटी में कोई कमी आनी नहीं चाहिए। तनख्वाह हर महीने देनी है, लायबिलिटी खत्म नहीं होगी। जैसे तुम्हारे पिताजी तुम लोगों को, तुम निठल्ले बेरोजगारों को हर महीने खर्चा देते हैं, हर महीने खिलाते पिलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो रही है? नहीं हो रही है। और तुम पर खर्चा करने से कुछ उनको अभी बेनिफिट हो रहा है? पढ़ लिख लेगा तो हो जाएगा, और नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो ताजमहल किसने बनवाया? छोड़ो, क्या जाने दो, इधर क्या बोले तुमको, पढ़ लो। अच्छा, तो रेवेन्यू पहचान लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर, सरकार किस खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेगी? तो वैसे खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेगी जिसको करने से या तो इसका उल्टा, बिल्कुल यहां एसेट्स नहीं क्रिएट हो रहा था,
यहाँ संपत्ति बन गई और साथ के साथ लायबिलिटी भी कम हो गई। ऐसा कौन सा खर्चा है, तुम कर्जा लिया था चुका दिया, चुकाया, कर्जा चुका दिया तो भैया मुक्त हो गया कि नहीं टेंशन से। तो लायबिलिटी तुम्हारी कम हुई कि नहीं हुई, लायबिलिटी कम हो गई। बात समझ में आ रही है। तुम मकान बनवा दिया, खर्चा करने से सरकार क्या की बिल्डिंग बनवा दी, अब बिल्डिंग हॉस्पिटल बनवा दी तो सरकार का एक एसेट भी तो क्रिएट हो गया साथ के साथ। तो भैया वो हो जाता है क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बिल्कुल इन चीजों को, इन कंडीशंस को जरा देखो, यहां दोनों होना चाहिए, सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशन। रेवेन्यू होने के लिए दोनों का पूरा होना जरूरी है, लेकिन लेकिन पूंजीगत व्यय होने के लिए किसी एक का होना जरूरी है। इसको कहते हैं राजस्व व्यय, इसको कहते हैं पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय क्या होता है, तो या तो संपत्ति में बढ़ोतरी होनी चाहिए या फिर लायबिलिटी में क्या होनी चाहिए, गिरावट होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। कोई भी व्यय राजस्व व्यय तब कहलाएगा जब या तो कोई एसेट्स क्रिएट हो और ना ही कोई एसेट क्रिएट हो और ना ही किसी प्रकार की लायबिलिटी में कोई गिरावट आए। चलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक के सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, तुमको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बिल्कुल एक ही वीडियो में सब कुछ रिवाइज करवा दूंगा। कमेंट करते रहो, जो जो फीलिंग आ रही है, जब आ रही है, हंस रहे हो तो हंसने का कमेंट कर दो, अच्छी बात समझ में आई उसका कमेंट कर दो यार। एक्टिव रहो, जितना एक्टिव रहोगे उतना मन लगेगा तुम्हारा भी, जोशो जुनून के साथ पढ़ोगे। चलो अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसका एक समरी वर्जन मैंने आपको दिखा दिया। बजट मैंने कहा, बजट में बच्चों दो चीजें शामिल होती हैं, जरा लो और अच्छे से तुमको मैं दिखा देता हूं। ये लो, मैंने कहा बजट में दो चीजें शामिल होती हैं, एक बजट रिसीट और दूसरा बजट एक्सपेंडिचर। दो चीजों, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, और एक्सपेंडिचर में दो तरह की, रेवेन्यू, कैपिटल। अब बस आपको याद रखना है, रेवेन्यू में दो तरह से, रेवेन्यू में दो तरह से पैसे आते हैं, टैक्स के पैसे आते हैं और साथ के साथ गैर कर प्राप्तियां, नॉन टैक्स रिसीट, कर और कर प्राप्तियां और गैर कर प्राप्तियां। और पूंजीगत में क्या क्या आती है, नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछता है, एमसीक्यू में वीवीआई है भैया, ये हिस्सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई है। आपको याद रखना है कि राजस्व प्राप्तियों में कैसे कैसे पैसा आता है, कहाँ कहाँ से, और पूंजीगत प्राप्तियों में कहाँ कहाँ से पैसा आता है। तो बोरोइंग्स हो गया, रिकवरी ऑफ लोन्स, तुमने पैसा को रिकवर कर लिया, दूसरों को पैसा दिया था ले लिया, कैसे ये होता है क्लासरूम के अंदर डिटेल में चर्चा करी थी। यहाँ पर सारी चीजें चर्चा बिल्कुल भी नहीं हो सकती क्योंकि समय हमारे पास बहुत लिमिटेड है। उसके बाद अदर सोर्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर में प्लान्ड, नॉन प्लान्ड, डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट, और कैपिटल में भी प्लान, नॉन प्लान, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट। इस हिस्से से एग्जाम में क्वेश्चन कम रहता है, लेकिन इस वाले हिस्से से एग्जाम में मेजर क्वेश्चन जो हैं यहाँ से रहते हैं। भैया आपको तो ये लेकर के चलना है कि कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा कैपिटल है। तो रेवेन्यू में दो तरह के, कमॉन कमॉन जल्दी से, दो कौन कौन से, कमॉन क्विक क्विक क्विक। पहला पहला टैक्स रिसीट, दूसरा नॉन टैक्स रिसीट। कमॉन बोलना है, बोलना है, घर वाले जाने कि तुम पढ़ रहे हो, एक्टिव रहो मेरे साथ। तो रेवेन्यू रिसीट्स में कितने तरह के, दो, पहला टैक्स, दूसरा नॉन टैक्स, कर प्राप्ति, दूसरा गैर कर प्राप्ति। अगर मैं पूंजीगत प्राप्तियों की बात कर लूं तो दो, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, और साथ के साथ हमारा विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं। चलो जरा फटाफट देख लेते हैं। अब भैया जो चीज इंपॉर्टेंट था कि टैक्स रिसीप्ट में कौन कौन सी चीज आती हैं, टैक्स रिसीट में कौन कौन सी चीज आती हैं, और गैर कर प्राप्तियां में कौन कौन सी चीज आती हैं। भैया इसको तो जरा वीवीआई में मार्क कर रहा हूं, एग्जाम में कई दफा इससे सवाल पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्राप्ति है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्स रिसीट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टैक्स रिसीट। इसीलिए इस वाले कॉल्यूम को तुमको बिल्कुल बार बार रिवाइज करके जाना है एग्जाम में। ये सब बेसिक बेसिक चीज करोगे, कुछ नहीं पढ़े तो क्या हुआ, अंत में हारने नहीं दूंगा, अंत में भी तुमको विजेता बना दूंगा। और जो बच्चे पूरे साल पढ़े हैं तो अब तो उनको बिल्कुल स्पेसिफिक पढ़ना है। जो एमसीक्यू मैंने आपको दिया है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लिस्ट मैंने आपको दिया है, उससे बाहर आपको कोई भी चीज नहीं पढ़ना, उन्हीं चीजों को बार बार पढ़ना है। मैं बोल रहा हूं कि देखना जब आपका एग्जाम होगा 80 to 90% पेपर हो सकता है, संभावना है कि इन्हीं चीजों से मिले। मैं पेपर के बाद फिर आऊंगा और बताऊंगा कि भैया हमने क्या किया था और क्या किस लेवल के क्वेश्चंस थे। तो बिल्कुल आंख बंद करके
जितनी चीजें दी हैं, मटेरियल नहीं है तो नंबर पर कांटेक्ट करके भैया मटेरियल ले लो। प्रिंट फॉर्मेट में तुम्हारे पास चीज रहेगा, पढ़ने में मजा आएगा, इंटरेस्ट बना रहेगा। चलो भाई साहेब, तो देखो जरा, टैक्स रिसीट में क्या क्या आता है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, स्टेट ड्यूटी, सब बताया है क्या होता है क्लास में डिटेल में। गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स ट्रेड टैक्स, सर्विस टैक्स। वैसे ये सब हटा के अब कॉमन जीएसटी कर दिया गया है, लेकिन एग्जाम में सवाल अभी भी पूछता है नाम से, इसीलिए पढ़ा रहा हूं। गैर कर प्राप्ति, वीवीआई, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लो भैया। जो टैक्स में नहीं गए वो कहाँ चले गए? फीस, लाइसेंस या परमिट का पैसा जो तुम सरकार को देते हो, टैक्स के माध्यम से नहीं देते हो, इसलिए गैर कर प्राप्ति। एस चीट्स क्या होता है? सरकार की, सॉरी बताया था क्लासरूम के अंदर, फाइन्स और पेनाल्टीज, पब्लिक इंटरप्राइजेज और उपहार और अनुदान। तो अगर इस नाम से कोई कोई चीज दिख रही है तो वो क्या है? नॉन टैक्स रिसीट। अगर इस नाम से कोई चीज दिख रही है तो वो क्या है भैया? टैक्स रिसीट। आओ जरा, अब इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट एक टॉपिक और, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पूछता है, बजट कितने तरह का हो सकता है? तो बजट आप कह सकते हो तीन तरह का हो सकता है। एक तो आप कह सकते हो या तो डायरेक्टली तीन बोल दो या स्प्लिट करके बोल दो, बैलेंस बजट और अनबैलेंस्ड बजट। अनबैलेंस का देखो ना, तराजू पर जो दोनों बराबर है तो बैलेंस, अगर बराबर नहीं है तो हो सकता है एक ज्यादा है एक कम है, ध्यान से देखना जरा, या हो सकता है एक ये ज्यादा है ये कम है, मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, कुछ भी संभावनाएं हैं हमारे पास। लेफ्ट साइड भी ज्यादा हो सकता है, राइट साइड भी ज्यादा हो सकता है, मतलब सरप्लस और डेफिसिट हो सकता है। तो देखो, बजट दो तरह का हुआ, एक को कहते हैं बैलेंस्ड बजट, दूसरे को कहते हैं अनबैलेंस्ड बजट, असंतुलित बजट। कौन सा बजट? असंतुलित बजट। और एक को कहते हैं संतुलित बजट। अच्छा, संतुलित में तो कोई केस नहीं हुआ, जो बराबरी हो गया उसमें क्या टेंशन है, लेकिन जो असंतुलित है उसमें दो तरह का बजट हो सकता है, एक सरप्लस बजट और दूसरा डेफिसिट बजट। तो ये भी आपसे पूछ लेता है कि डेफिसिट बजट किसका हिस्सा है, बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड? इतना छोटा सा सवाल, किसका हिस्सा है? अनबैलेंस्ड का। सरप्लस बजट किसका हिस्सा है? अनबैलेंस्ड का हिस्सा है। तो चीजों को बेसिक बेसिक चीज कवर करोगे ना, कभी भी तुमको टेंशन नहीं होगी। भैया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और इन सारी चीजों को कॉपी में आपको लिख भी लेना है, बार बार रिवाइज भी कर लेना है। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। अच्छा, अब देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, बस कवर अप करते चलेंगे सवालों को करने के लिए। तीन तरह के डेफिसिट्स के बारे में हमको पढ़ना है, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट और उसके बाद फिस्कल डेफिसिट। तीनों का फॉर्मूला आपको हर हाल में याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भैया रेवेन्यू डेफिसिट क्या फॉर्मूला होता है जरा देखो, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। भैया इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राजस्व घाटा। क्या कहते हैं? राजस्व घाटा। सब क्लासरूम के अंदर करवा रखा है।
तो राजस्व घाटा इज इक्वल टू क्या होता है भैया, राजस्व व्यय। जब हम राजस्व व्यय में से माइनस करते हैं क्या, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय में से माइनस करते हैं राजस्व प्राप्तियां, क्या निकल के आता है, रेवेन्यू डेफिसिट। देखो जरा भैया, रेवेन्यू डेफिसिट हमको क्या बताता है, रेवेन्यू डेफिसिट सिग्निफाइज, रेवेन्यू डेफिसिट सिग्निफाइज क्या बताता है, गवर्नमेंट ओन revenue is insufficient to meet the expenditure of normal functioning of government department and provision for various services। सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने नॉर्मल खर्चों को भी निपटा सके। आओ भाई, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राथमिक घाटा इसको कहते हैं। प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है भाई, प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। जब आप फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर लेते हो तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्राइमरी डेफिसिट। तो व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट, तो प्राइमरी डेफिसिट इज अ डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। क्या बताता है भाई, तो आप ये देख लेना, इसको ध्यान से क्लासरूम के अंदर बताया था। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है भाई साहब, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। क्लास के अंदर डिटेल में सारी की सारी चर्चा हुई थी इन सभी चीजों के ऊपर। यहां बस ऊपर ऊपर चलेंगे लेकिन क्वेश्चन आपसे सारे बनेंगे, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट इज एन इंडिकेशन ऑफ हाउ फार द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मीन्स। अपने जरूरत से ज्यादा सरकार कितना पैसा खर्चा करने लग रही है, ये इससे पता चलता है। तो फॉर्मूला भैया तीनों का वीवीआई, फिस्कल डेफिसिट इज अ टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स को हमने माइनस कर लिया था, देखो। और रेवेन्यू का तो सबसे आसान था, रेवेन्यू घाटा निकालना है तो घाटा तो निकलेगा जब खर्चे में से आमद को माइनस करोगे। रेवेन्यू वाला है तो दोनों के पहले रेवेन्यू लगा दिया, लो तरीका बता दिया भाई याद करने का, ठीक है बच्चों। तो आओ, इतने से कॉन्सेप्ट्स के बाद अब वक्त आ चुका है किस चीज का, जरा नॉर्मल एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने का। जल्दी जल्दी आओ, सवालों को करेंगे, फिर टाटा बाय बाय बोल देंगे और पूरा का पूरा आपका गवर्नमेंट बजट रिवाइज हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो लिस्ट है लगे हाथ, आप उसको भी देख लोगे कि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो लिस्ट मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको दिया है और ये एमसीक्यू मोर देन सफिशिएंट है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, कुछ और करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतना ही कर लोगे भैया, गारंटीड बोल रहा हूं 90 प्लस नंबर आने की पूरी पूरी संभावना है। 80 के ऊपर तो 100%, उसके नीचे तो आ ही नहीं सकते अगर तुम ईमानदारी से मेहनत कर दोगे तो। खैर इधर आओ, देखो आओ जरा, पहला एमसीक्यू, व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ बजट। बजट की अवधि क्या है भाई साहब, अवधि अभी तो बोल रहे थे एनुअल स्टेटमेंट होता है ना एक साल का, भैया ए इज द करेक्ट आंसर। वार्षिक बनता है बजट, हमारा क्या बनता है बच्चों, वार्षिक बनता है, वार्षिक। चलो भाई देखो अगला सवाल देखो, पढ़ो जरा और करने का प्रयास करो, बहुत सिंपल आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फिस्कल पॉलिसी, इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा फिस्कल पॉलिसी में इंक्लूडेड होगा। तो भैया पब्लिक एक्सपेंडिचर बिल्कुल शामिल होता है, टैक्स हाँ प्राप्ति जहां जहां से आती है, पब्लिक डेट बिल्कुल शामिल होता है। ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर, डी इज अ करेक्ट आंसर। चलो बच्चों आओ, दो क्वेश्चंस हो गए, सारे क्वेश्चंस बनेंगे भाई, तुमसे टेंशन मत लो, मैं हूं तो फिर तुम टेंशन फ्री हो जाओ। अब तक क्या किया वो भूल जाओ, अपने अतीत को भूल जाओ, तभी करंट अच्छा चलेगा। बात समझ में आ रही है, पुरानी वालों को जब तक नहीं भूलोगे ना, समझ रहे हो, नहीं बोलेंगे आगे जाए दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीट्स, भैया नॉट, मैं तो हमेशा से कहता आया हूं कि जहां भी नॉट लगा के सवाल दे तुमको थम जाना है,
थम जाना है और उस सवाल को दोबारा से पढ़ना है, नहीं तो गड़बड़ होने की संभावना रहती है बच्चों, ठीक है। तो देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीट, इनमें से कौन सा रेवेन्यू रिसीट नहीं है, तो जो लिस्ट बनवाया था उसी से सवाल बनेगा। रिकवरी ऑफ लोन, भैया पैसा वापस ले लिया, पैसा वापस ले लिया, ऐसा कुछ हेडिंग मैंने आपको दिखाया था कि ये हेडिंग कहाँ आता है। फॉरेन ग्रांट्स, विदेशों से पैसा तुमको मिला है। अब विदेश से पैसा मिला है, विदेश से तुमको पैसा मिला है, तो सोचो जरा, पूछा है कि रेवेन्यू रिसीट कौन सा नहीं होगा, मतलब बाकी तीन जो है इसमें रेवेन्यू रिसीट दिया होगा। एक तो तुम जानते हो कि टैक्स जो है, जो टैक्स है वो रेवेन्यू रिसीट होता है, बिल्कुल सही बात है, ये होता है। प्रॉफिट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, पब्लिक इंटरप्राइजेस का मतलब गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस का जो मुनाफा है, क्या वो रेवेन्यू रिसीट्स है या नहीं, तो भैया बिल्कुल इससे भी सरकार के एसेट्स में ना ही तो कोई गिरावट होती है, और ना ही सरकार की संपत्ति में कोई गिरावट होती है, और ना ही सरकार की कोई जिम्मेदारी बनती है, तो ये भी तो रेवेन्यू हो गया। फॉरेन ग्रांट्स, विदेशों से पैसा मिला है, ग्रांट्स का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आपको हेल्प मिला है, क्या मिला है, हेल्प मिला है, ठीक है। तो रिकवरी ऑफ लोन्स जो है ये हमारा कैपिटल रिसीट है। अगर तुमको ध्यान हो, नहीं ध्यान हो तो देखो, मैंने कहा ना कि नोट्स जो बच्चा यहाँ मैं जितनी चीजें करवा रहा हूँ, अगर उतना भी कर लोगे तो उससे आपके नंबर अच्छे चले आएंगे। देखो जरा, रिकवरी ऑफ लोन कौन सा रिसीट है, कैपिटल रिसीट है, नहीं, यहाँ मिल गया ना, इसीलिए कहा था कि ये सेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो अभी लाइव दिखा दिया तुमको, तो अगर इसको अच्छे से नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। चलो भाई, हम तो भैया सारे सवाल करके मानेंगे और सारे सवाल तुमको करवा के भी मानेंगे। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 4, टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड, सरकार के पास जो पैसा आता है टैक्स का, उन किन किन चीजों को शामिल करता है, इनकम टैक्स आता है, बिल्कुल आता है, एक्साइज ड्यूटी आता है, उत्पादन शुल्क, कॉर्पोरेट टैक्स, बिल्कुल आता है, ऑल द अबव, डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, ओए होए होए होए, क्या भाई साहब, कितना शानदार सवाल पूछ रहा है। मनी एंड बैंकिंग जो पिछला हमने किया था, इन इंडिया ₹1 नोट इज इशूड बाई, किसके द्वारा इशू किया जाता है भाई साहब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भैया नोट इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ₹1 का नोट भारत सरकार इशू करती है, और भारत सरकार में भी कौन, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पी इज द करेक्ट आंसर। भारत सरकार में, भारत सरकार में वित्त मंत्रालय। चलो आओ जरा, विच इज अ कंपोनेंट ऑफ बजट, बजट का एक घटक कौन सा है, विच इज अ कंपोनेंट ऑफ बजट, इनमें से बजट का घटक भैया कौन सा है, कंपोनेंट ऑफ बजट। अभी तो लिस्ट बताया था, रिसीट भी होता है और साथ के साथ एक्सपेंडिचर भी होता है, दोनों ही होते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, बोथ ए एंड बी, सी इज अ करेक्ट आंसर। अच्छा, चलो जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, विच इज इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर में कौन सा शामिल है, इंक्लूडेड इन किस में पूछ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स। मजे की बात यह है कि क्लासरूम के अंदर चर्चा पूरी चली थी कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आसान भाषा में जिस पर लगाया जाए जब वही पे करे तो डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर लगाया किसी और पर जाए, देना किसी और को पड़े, जैसे कि समझो ना, तुम वो गनवा नहीं सुनते थे, तू प्यार है किसी और का तुझे, आगे हम नहीं बोलना चाहते हैं, जाने दो, इधर देखो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ये सब चीज तुमको बहुत समझ में आता है, इसी से तुमको कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है, और तुम नंबर भी एकदम फाड़ू लाते हो। जैसे कई लोग, टीचर का मुंह सूख जाता है, नौ से काम नहीं करता है, दिमाग में खून जाना बंद हो जाता है, फिर उसके बाद अल बल बोलना शुरू करता है मेरे बारे में, मेरे बच्चा सबको रोकना शुरू करता है, समझाना शुरू करता है। अच्छा खैर जाने दो, इस सब पर हम ध्यान कभी नहीं देते हैं, करने दो, जिसको जो मन है हम रोक थोड़े सकते हैं। खैर एनीवे, हम खाली मेहनत कर सकते हैं तुम्हारे लिए ईमानदारी से, मेरे हाथ में बस यही है, और मेरी असली संपत्ति तुम ही लोग हो। ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, ईमानदारी से रगड़ के पढ़ो, नंबर आएगा।
जाने दो खून का आंसू रोने दो, हम क्या करें, मेहनत लोग ना करी, खाली डीलिंग देले बाद 30 साल से आज ले हई पढ़ल तो हई आ जाई हई कल, ज्ञान के मामला में लड़का सबके बना देले बा जीरो, बाद में का करता लड़का सब कोई ठीके नहीं खे। नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, स्किल इज इंपॉर्टेंट, वो बढ़ाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब स्किल का जमाना है, इससे नंबर अच्छे पा लोगे। कई बच्चा नहीं पढ़ा नंबर ले आया, तुम उसका एग्जाम्पल कभी मत दो कि सर वो नहीं पढ़ के भी अच्छा लाया। भैया वो खोखला इंसान है, चार बातें तुमसे ढंग से नहीं कर सकता है ज्ञानी आदमी से। तो तुम अपने आप को नॉलेजेबल बनाओ, नॉलेज की वैल्यू हर जगह है आज के डेट में। ठीक है, मार्क्स भले कम आ जाएं डजेंट मैटर, नॉलेज अगर सॉलिड है कोई फर्क नहीं पड़ता। सर नॉलेज मेरे पास अच्छा है, मार्क्स तो बस एक क्राइटेरिया है, वो तुम्हारे व्यक्तित्व को डिफाइन नहीं करता। बात समझ में आ रही है? तो देखो इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स में शामिल होगा? तो भैया एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, बोथ ए एंड बी, और वेल्थ टैक्स। तो भैया आसान भाषा में समझो, लगाया किसी और पर जाए और जब उसको दे कोई और, वैसे टैक्स को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो भैया सेल्स टैक्स भी लगाया किसी और पर जाता है, कस्टमर को देना पड़ता है। एक्साइज उत्पादन शुल्क भी लगाया जाता है लेकिन देना कस्टमर को पड़ता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट टैक्स संपत्ति कर तो जिस पर लगाया जाता है वही देता है संपत्ति। वेल्थ टैक्स जिस पर लगाया गया, मेरी संपत्ति है भैया, मेरे ऊपर लगाया गया, मैं तुमको थोड़ी बोलूंगा। अब अंबानी कहे, अंबानी के ऊपर टैक्स लग गया उसके संपत्ति के ऊपर, वो हमको फोन किया, ओए आशुतोष जी थोड़ा देख लीजिएगा। पागल है का रे, तुम्हारा 1000 करोड़ अरब खरब का संपत्ति, उस पर टैक्स हमसे सरकार लेगी, सरकारों बउरा जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। खैर इधर आओ, इसीलिए कहा गया, ध्यान से देखो जरा। डायरेक्ट टैक्स इज, हेलो, डायरेक्ट टैक्स क्या है? इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? इनकम टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, बोथ ए एंड बी? भैया क्या लगता है? भैया दोनों ही के दोनों क्या हैं? डायरेक्ट टैक्स हैं, बोथ ए एंड बी। कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ, हेलो, कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ, कैपिटल बजट में क्या क्या शामिल होता है? रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल। अब देखो कैपिटल की बात कर रहा है तो कॉमन सेंस की बात है, पूंजीगत बजट में निम्नलिखित शामिल होगा। अब वो पूछा भैया पूंजीगत बजट, तो तुमको तो कॉमन सेंस पहले ही लगा लेना है कि भैया वो पूंजीगत की जब बात कर रहा है तो हम पूंजीगत में ही उसके आंसर देंगे। तो भैया रेवेन्यू वाला तो हो नहीं सकता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो नहीं सकता, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय को शामिल किया जाएगा किस बजट में? पूंजीगत बजट में। लेकिन अगर पूछता क्या बजट कंसिस्ट ऑफ, तो भैया बोथ ऑप्शन देता, बोथ ए एंड बी, वो हमारा सही हो जाता। तो शब्दों को पकड़ना है, शब्दों को नहीं पकड़ोगे आंसर गलत आएगा। विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, किस तरह का खर्चा किया जाता है ब्रिज को बनाने में? हेलो, पुल निर्माण में किस प्रकार का व्यय किया जाता है? सरकार है, ये सरकार है, ये पुलिया बना दी है, ये पुलिया है, ये पिलर है नीचे। अब तुम हंसेगा तो फिर देखो, हंसना नहीं है, फीलिंग्स को समझो। अब सरकार पुलिया बना दी, खर्चा की, सरकार हमसे पूछ रही है कि बताओ रेवेन्यू खर्चा होगा कि कैपिटल होगा? तो जब तक कंडीशन नहीं पता होगा क्या बता पाओगे? सरकार ने कहा था कोई भी खर्चा कैपिटल तब होता है जब उसको करने से या तो संपत्ति में क्या हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए, या लायबिलिटी कम हो जाए। तो भैया इस खर्चा से हम ये देख रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है, खर्चा तो हुआ लेकिन एक पुल बन के तैयार हो गया, संपत्ति तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू तो तब होता है ना जब खर्चा किया, ना कोई संपत्ति बना और ना ही लायबिलिटी में कमी आई। तो बिल्कुल 10 का ए इज अ करेक्ट आंसर। तो चीजों को आपको लॉजिकली समझ समझ के चलना है। देखो जरा 11 नंबर, फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया, भारत में वित्तीय वर्ष, भारत में वित्तीय वर्ष क्या है भाई साहब? हेलो, अब ये तो हर कॉमर्स का बच्चा बता देगा भाई, और जो आर्ट्स का बच्चा है वो भी जान जाएगा। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, 31 मार्च लिख लो, ऐड कर लो जरा, 31 मार्च यहाँ ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ए इज द करेक्ट आंसर।
विच इज इंक्लूडेड इन डायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा है? तो इनकम टैक्स भी, गिफ्ट टैक्स भी, बोथ ए एंड बी। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, द एक्सपेंडिचर, वैसा खर्चा, विच डज नॉट क्रिएट, जो नहीं बनाए, क्या नहीं बनाए? संपत्ति नहीं बनाए, फॉर द गवर्नमेंट। हेलो, कंडीशंस याद कर लो। वैसा खर्चा, सरकार पूछती है खर्चा से संपत्ति बना, खर्चा से पति बन, संपत्ति, सॉरी सॉरी, पति नहीं, खर्चा से संपत्ति बना, तो तुम क्या बोलोगे? बना। तो बना का मतलब पुल बना तो संपत्ति बना, बना तो क्या हो गया था? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब क्या बोलता है? वैसा खर्चा जिससे संपत्ति ना बने, वह व्यय जो सरकार के लिए संपत्ति का निर्माण नहीं करता है, उसे क्या कहा जाता है? ओ लल्ला, क्या कहा जाता है? इरसाद है, इरसाद है। राजस्व व्यय कहा जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। पूंजीगत व्यय कब कहते? जब पुल जैसा चीज बनता, संपत्ति बन जाता, स्कूल बना दिए, हॉस्पिटल बनवा दिए, एगो संपत्ति खड़ा हो गया। लेकिन ऐसा कोई भी चीज थोड़े है रे बुर्बक आदमी। तो मुश्किल से मुश्किल सवाल तुमको आसान लगेगा भैया। ऐसे ही आशुतोष सर की क्लास को बच्चा प्यार नहीं करता है। हर चीज आसान लगता है। काहे लगता है? ईमानदारी से और मेहनत से पढ़ाते हैं, बिना किसी को बदनाम किए हुए। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो वैसे ही कुछ लोग हमको लेकर के बदनाम हो जा रहे हैं। चाहते तो बहुत हैं कर देने का, अंततः खुद हो जाते हैं। खैर, इधर आओ, देखो जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन सा क्या है इनडायरेक्ट टैक्स है? निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? एक्साइज ड्यूटी बार बार देख लिए, प्रत्यक्ष कर है। सेल्स टैक्स, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? अभी अभी देखा था, एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स के हेडिंग में आया था। सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स, ऑल द अबव। कस्टम का जो भी माल रहता है, टैक्स उस पर जो लगता है वो कस्टमर से रिकवर कर लिया जाता है। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 15। हेलो, क्या पूछा? प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला पूछा। तो अभी अभी समझा के चला था मैंने नोट्स के अंदर। मैंने कहा ना कि भैया जितना जो नहीं भी पढ़ा है, अगर इस वीडियो को ध्यान से देख ले तो एग्जाम में क्वेश्चन को करने के लायक वो बहुत अच्छा बन जाएगा। और दुआ देगा दिल से कि अंत में ही सही एक ऐसे टीचर से मुलाकात हो गई जिसने हमारे लिए जी जान झोंक दिया भाई साहब। ऐसा, और तुम अपनी, मैंने कहा था ना पिछली वीडियो में कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे दिल के एक छोटे से कोने में एक छोटा सा हिस्सा चाहिए, पूरा नहीं मांगूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों को अभी समाना बाकी है। बात को समझो जरा, इसीलिए थोड़ा सा हिस्सा मांगा था और तुम दे दिए होगे। अब तक अगर ध्यान से पढ़ोगे तो दे चुके होगे। लो सर, दिल दे दिया तुम्हें। प्राइमरी डेफिसिट, मुझे दोगे तो फायदा भी होगा, दूसरे को दोगे तो खाली खर्चा होगा। हमको देने में तो कोई नुकसान तुमको है नहीं। फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री में इतना बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, सब कुछ फ्री में। तो बताओ, अब हमसे नहीं करोगे तो किससे करोगे? खर्चा का चीज ज्यादा नहीं पालना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? तुम सब बहुत समझदार है, लेकिन हम क्या करें, इन सब मामले में तुम बुर्बक हो गया, इसीलिए हमको पढ़ाना पड़ता है। प्राइमरी डेफिसिट इज, हो प्राइमरी डेफिसिट बताया भी था, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, प्लस वाला गलत, बोथ गलत। ए इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है? हिंदी में सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16, पढ़ो जरा। 16, बजट आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, कितने तरह का बजट होता है? बजट निम्न प्रकार के होते हैं: बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, ऑल द अबव, ऑल द अबव। इस सरकार को तो चलो एक बार समय आ गया, एक क्वेश्चन देख के ना मन कर रहा है कि एक बार हंस दिया जाए। शुरू हो जाओ। एक बार जल्दी से, जहां भी हो भाई साहब, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ।
शुरू हो जाओ। हाँ, हंसने से प्रेशर रिलीज होता है। लाफिंग इज अ बेस्ट एक्सरसाइज। चलो आ जाओ, हो गया, बहुत हंस लिए। आओ फटाफट सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेंजर ऑफ फिस्कल डेफिसिट? निम्नलिखित में से क्या राजकोषीय घाटे का खतरा है? भैया फिस्कल डेफिसिट कब आ जाता है? तो ऑप्शन ए देखो जरा, डिफ्लेशनरी प्रेशर, अब स्फीति दबाव, मतलब मंदी की परिस्थिति की बात वो कर रहा है। उसके बाद देखो इन्फ्लेशनरी प्रेशर, महंगाई जब बहुत अधिक हो जाती है। बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो भैया फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट क्या मतलब क्या होता है? आओ एक बार मैं तुम्ही से इसका आंसर निकलवाऊंगा। मैं जरा तुमको लेकर के चलता हूं अपने इस स्लाइड पर जहां मैं तुमसे चर्चा कर रहा था। पढ़ो जरा। फिस्कल डेफिसिट प्रेजेंट्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ बजटरी इम्बैलेंस। हमको बताता है कि बजट में जो इम्बैलेंस हुआ है उसका कारण क्या है, असल कारण क्या है। इट इज वाइडली यूज्ड एज अ बजटरी टूल फॉर एक्सप्लेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बजटरी डेवलपमेंट इन इंडिया। फिस्कल डेफिसिट का क्या मतलब होता है? इंपॉर्टेंट लाइन ये आपको याद कर लेना है। रेफर्स टू एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स। हमारे पास जितना भी पैसा आया है कर्ज को छोड़कर, उससे हम कितना अधिक खर्चा किए हैं, जो एक्सेस किए हैं एक साल के अंदर, वही हमको बताता है क्या? फिस्कल डेफिसिट हमको वही चीज बताता है। आओ जरा एक बार अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर हम लोग। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको एग्जाम में होंगे कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसका सिंपल तरीका है कि आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना, क्योंकि आपके एग्जाम में 100 सवाल आने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस में आपको करने 50 हैं। तो जिस क्वेश्चन में आप 100% श्योर रहोगे उसी क्वेश्चन को करोगे। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 95% आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलोगे जिसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहने वाले हो। तुम्हारा कंफ्यूजन ये नहीं रहेगा कि मैं इसमें से क्या करूं। तुम्हारा कंफ्यूजन ये रहेगा कि भाई साहब मुझे सब आता है, मुझे कौन सा करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो भैया देखो, अमूमन इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से, महंगाई का जो अवस्था है, डिमांड ज्यादा हो गया, सप्लाई कम है, चीजें की कीमतें बढ़ रही हैं। उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सरकार को ज्यादा खर्च करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर को हटाने के लिए ही हमने आपको पढ़ा था क्रेडिट कंट्रोल के सिचुएशन में कि सरकार को खर्चा करना पड़ता है मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए। इन्फ्लेशन कब आया? जब इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति कम है। मुद्रा की मात्रा मात्रा को बढ़ाने के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है? निवेश करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब सरकार अपना खर्चा बढ़ा ली, सरकार के पास प्राप्ति कम है, फिस्कल डेफिसिट जैसी सिचुएशन आई। इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से मुद्रास्फीति का दबाव, बहुत डीप कंसेप्ट है, क्लास के अंदर अमूमन इस चीज पर चर्चा होती है। पूरा का पूरा एक ट्रैप है जिसको हम समझते हैं। तो यहाँ इस चीज को आप दोबारा से समझने का प्रयास करना, समझ में आएगा, नहीं आए स्किप कर देना। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द रीजन ऑफ बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स, इनमें से कौन सा सूचित करता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सरकार द्वारा उधार लेने के कारण को दर्शाता है? भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर रहा हूं, जरा खुद से एक बार करने का प्रयास करो। 10 सेकंड का समय देता हूं, खुद से सोचो, मन में सोच के रखो कि क्या ऑप्शन होना चाहिए, क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो अभी अभी फिस्कल डेफिसिट मैंने आपको बताया था कि बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट को ही बताता है फिस्कल डेफिसिट। तो राजकोषीय घाटा इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, आओ जरा, बिल्कुल 34 सवाल करने हैं, आधा सफर हमारा पूरा हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मेजर ऑफ प्राइमरी डेफिसिट? ओह, प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकाला जाता है? प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकाला जाता है भाई साहब? तो प्राइमरी का फॉर्मूला क्या था? फिस्कल माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन जरा स्लाइड पे लगा रहा हूं, पढ़ो तुम उसको एक बार, क्लियर कर देता हूं। चलो बच्चों देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज बजट?
बजट वर्ड निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बजट है भैया? फ्रेंच है, लैटिन है, जर्मन है। बजट भैया एक कौन सा शब्द है, कहां से आया? फ्रेंच वर्ड है, याद है क्लासरूम के अंदर भी लिखवाया था। बजट इज डेराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड बोगेट, जिसका मतलब क्या होता है? अ लेदर बैग। ठीक है, तो जो नोट्स मैंने क्लासरूम के अंदर दिया है वो बच्चे उसको भी रिवाइज कर लें। जो रेगुलर बैच के बच्चे हैं जिन्होंने क्लास किया है पूरी शानदार तरीके से, उनको तो जीवन में कभी भी इकोनॉमिक्स में दिक्कत नहीं होगी। आपको बड़ा अफसोस हो रहा होगा कुछ बच्चों को कि काश सर की क्लास हम पूरे साल किए होते। कोई बात नहीं बेटा, जब जागो तभी सवेरा। जीवन में बहुत मौके मिलेंगे। आने वाले आप दोस्तों को जरूर रेकमेंड करो। ट्रू रिकमेंडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सोचो ना, तुम अपने दोस्त से पूछे कौन सा फोन खरीदा जाए, और तुमने उसको सही फोन ना बता के कोई गलत फोन बता दिया, कितनी गालियां तुम्हें वो देगा। तो वहां आप जो बेस्ट फोन होता है आप वो बताते हो। तो इसीलिए जब भी पढ़ाई की बात आए तो आप अपने नियर एंड डियर को बिल्कुल सही रिकमेंडेशन दें और दिल से दें जो आप महसूस करते हैं। खैर चलो, एनीवे, क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द कंपोनेंट, इनमें से कौन सा कंपोनेंट है किसका? बजट रिसीट्स का। बजट रिसीट पूछा है तो रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, बोथ ए एंड बी इज अ करेक्ट आंसर। बजट प्राप्ति का एक घटक कौन सा है? घटक कौन सा है? ये एक हटा लो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। घटक कौन सा है? तो दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर में कौन सा शामिल है भैया? अप्रत्यक्ष कर पूछा। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स, ये नहीं होगा। वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स नहीं होगा। गिफ्ट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी, सी इज द करेक्ट आंसर, उत्पादन शुल्क। फिस्कल डेफिसिट इक्वल होता है भैया, फॉर्मूला पूछा है तो फिस्कल में हमेशा टोटल आता है, याद रखना। फिस्कल में हमेशा टोटल आता है। एक फॉर्मूला और हो सकता है, हमने देखा था बच्चों, प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा बराबर फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहां से अगर मैं फिस्कल डेफिसिट निकालूं, एफ डी फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। ये माइनस इधर गया तो प्लस हो गया। तो अगर आपने एक फॉर्मूला याद है तो आप उससे दूसरे फॉर्मूले तक पहुंच सकते हो। तो देखो फॉर्मूला यहां क्या बना, प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है सर, ऑप्शन सी भी तो था। तो सी बच्चों था एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, यहां लिखा टोटल बजट रिसीट, इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। और ये तो भैया किसका फॉर्मूला होता है? प्राइमरी डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट बराबर वॉच। खैर आओ इधर देखो, ये हो गया ना, इसमें और तो क्वेश्चन नहीं थे? नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 24, इंडियन पार्लियामेंट जनरली अप्रूव्स बजट बाय, भारतीय संसद आमतौर पर बजट को बजट को किसके द्वारा अनुमोदित करता है? मुझे थोड़ा सा हिंदी वाले में प्रॉब्लम लगता है। इन पार्लियामेंट जनरली अप्रूव्स बजट बाय, बजट कब तक हमारा अप्रूव हो जाता है? भारतीय संसद में आमतौर पर बजट को किसके द्वारा, नहीं किसके द्वारा नहीं होगा, ये होगा कब तक? हाँ, बजट का अप्रूवल कब तक हो जाता है भैया? कब तक हो जाता है? अमूमन तौर पर देखो, ये प्रेजेंट नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना। ये प्रेजेंट नहीं पूछ रहा है कि कब तक होता है, कब प्रेजेंट किया जाता है। ये पूछ रहा है कि कब तक अप्रूव कर दिया जाता है, मतलब प्रेजेंट हो चुका है तो अमूमन 31 मार्च तक उसको प्रेजेंट कर दिया जाता है, 31 मार्च तक। चलो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। जरा ध्यान से पढ़ो बच्चों, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ इन सारे क्वेश्चंस में। सारे कॉन्सेप्ट को करने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मैं भी मदद करूंगा, एक बार तुम पहले ट्राई कर लो। एक बार तुम पहले ट्राई कर लो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो भाई साहब, हेलो, कुछ समझ में आया? चलो, वैसे ही फिर एक और बात याद आ रही है कि कुछ बड़ी नालायक तरह के विद्यार्थी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी अगर तुमसे पूछ लूं कि भैया बताओ बताओ
सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूजन? सत्य और भ्रम भ्रम में क्या अंतर है? तो एक बड़े सुंदर विद्यार्थी ने मुझे जवाब दिया कि सर आप पढ़ा रहे हैं ये सत्य है और हम पढ़ रहे हैं ये भ्रम है। ठोको ताली, इसी बात पर ठोको ताली। और एक बार फिर से हंसने का समय आ गया। मैं पढ़ा रहा हूं ये सत्य है और तुम पढ़ रहे हो ये भ्रम है। बिल्कुल हो सकता है मेरा नालायको, तुम जैसे नालायक विद्यार्थी अगर मिले तब तुम सच में भ्रम हो जाएगा। आओ जरा नालायक कहीं के, पढ़ो। फिस्कल डेफिसिट इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स नहीं लिखा, आगे देख लेते हैं उस हिसाब से। प्राइमरी डेफिसिट इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। नहीं नहीं, ये तो फिस्कल डेफिसिट होता है ना, प्राइमरी डेफिसिट में तो फिस्कल होता है, तो ये भी ट्रू नहीं है। फिस्कल डेफिसिट इज अ सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट। हाँ अभी अभी देखा था, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ऑल द अबव मत लिखना, 90% बच्चा गलती करके आ जाएगा यहाँ पर। डी इज नॉट द करेक्ट आंसर बिकॉज टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स जहां लिखता है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स तब सही माना जाता है। ये बात को समझो जरा, फॉर्मूले में मैंने तुमको दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 26 बजट क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। द डॉक्यूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। और भैया ऑप्शन नंबर डी लिखा है इनमें से सभी। तुमको क्या लगता है? मैं तो भैया खेलना चाहूंगा डी के साथ। बात सही है, इनकम एक्सपेंडिचर इनकम एक्सपेंडिचर सारे के सारे यहाँ पर सही है, दूसरा कोई ऑप्शन बेस्ट है ही नहीं। कायदे से ऑप्शन में यहाँ पर एस्टिमेटेड लगा देना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ एस्टिमेटेड, अनुमानित आय और व्यय का लेखा जोखा है। क्वेश्चन नंबर 27, अनबैलेंस्ड बजट में क्या होता है? भैया अनबैलेंस्ड बजट में क्या होता है? इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इज हायर देन इनकम, डेफिसिट इज कवर्ड बाय लोन्स ऑफ प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, घाटे को कवर किया जाएगा। और डी इज ओनली बी एंड सी। क्या लगता है तुम्हें क्या होना चाहिए? मुझे लगता है यहां पर करेक्शन है। करेक्शन क्या है? अनबैलेंस्ड बजट, सबसे पहली बात देखो, बजट अनबैलेंस्ड कब होगा? जब इनकम बड़ा होगा, इनकम बड़ा होगा एक्सपेंडिचर से। ध्यान से देखना जरा, अच्छा क्वेश्चन है, मैं स्टार मार्क करना चाहूंगा इस क्वेश्चन को। इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही बात है। अनबैलेंस्ड पूछा है तो अनबैलेंस्ड तो हो जाएगा, क्योंकि अनबैलेंस का मतलब हो सकता है सरप्लस और डेफिसिट। और सरप्लस कब होता है? जब एस्टिमेटेड इनकम एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो। एक्सपेंडिचर इज हायर रिलेटिव टू इनकम, मतलब ये कहता है खर्चा जो है वो ज्यादा है किससे? इनकम से। ये भी सही है, दोनों ही अनबैलेंस है भैया। तीसरा, डेफिसिट इज कवर्ड बाय लोन और प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, जो घाटा है उसको हमने कवर कर लिया किससे? नोट्स को प्रिंट करके। सवाल पूछा अनबैलेंस कब होगा, तो भैया यहां पर ऑप्शन को करेक्ट कर लो, ओनली ए एंड बी कर लो, ओनली ए एंड बी, तो हमारा ये सही हो जाएगा। ओनली ए एंड बी इज अ करेक्ट आंसर। चलो देखो अगला सवाल 28 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स? कौन सा जोड़ा है? जोड़ा बनाना है। अब तुम कितना लोग का जोड़ा अब तक बना दिया है? क्या है यार। अब एक और इधर आओ, जोड़ा बनाओ। आओ जोड़ा बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर की एक जोड़ी है? रब ने बना दी जोड़ी तो एग्जामिनर ने बना दी है जोड़ी, और जो छोरी नहीं पकड़ेगी जोरी, छोड़ो हम नहीं बनाना चाहते हैं शायरी, नहीं तो तुम कहोगे कि सर छोड़ो। देखो जरा, एक्साइज ड्यूटी और वेल्थ टैक्स, तो ये तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया और ये डायरेक्ट, जोड़ी नहीं बना डायरेक्ट का। सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, ये भी नहीं बना। वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स, हाँ दोनों ही दिख रहा है डायरेक्ट टैक्स, ये हो सकता है।
एक्साइज ड्यूटी दोनों ही इनडायरेक्ट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो भैया कंसेप्ट क्लियर है तो कोई सवाल बनेगा भैया, और इससे बाहर कोई सवाल हो नहीं सकता। इतने कंसेप्ट के बाद कोई भी सवाल पूछे तुम बना दोगे। सवाल नंबर 29 देखो जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मेजर ऑफ प्राइमरी डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट निकालने का सही तरीका, फिस्कल डेफिसिट माइनस रेवेन्यू डेफिसिट, चल झुट्टे इंटरेस्ट पेमेंट होता है, रेवेन्यू माइनस इंटरेस्ट पेमेंट गलत, फिस्कल माइनस इंटरेस्ट। अब सही जवाब मिला, सी इज अ करेक्ट आंसर, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑब्जेक्टिव विच ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन द बजट? सरकार बजट द्वारा किन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है? ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट पूछ रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात, ऑल द अबव। क्लासरूम के अंदर जो नोट्स दिया है उसमें बात लिखी हुई है, ऑल द अबव इज अ करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज सुटेबल फॉर अ डेवलपिंग इकोनॉमी? बिल्कुल वीवीआई सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए किस तरह का बजट होना जरूरी है? निम्नलिखित में से कौन सा बजट विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त है? दो तरह की कंट्री होती है, एक को कहते हैं डेवलप्ड कंट्री जो ऑलरेडी विकसित हो चुकी है, विकसित कंट्री, और दूसरी होती है डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश जो अभी विकसित हो रही है, इन द प्रोसेस है। तुम अपना दिमाग लगा के बताओ कि किस तरह के बजट को फॉलो करना चाहिए। एक बात बताओ, भारत विकसित देश है या विकासशील देश है? जवाब निकला सर विकासशील देश है, अभी विकसित नहीं हुआ, विकसित के रास्ते पर है। तो भैया अब एक बात बताओ, ऐसे बजट में ऐसे देश के लिए कौन सा बजट होना सही है? बजट डेफिसिट, घाटे का बजट, संतुलित बजट, अधिशेष बजट, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भैया आमतौर पर बच्चा इस पर आंसर मारता है बैलेंस बजट या सरप्लस बजट, मुनाफे का बजट। लेकिन याद रखना कि भैया कोई भी देश विकसित है इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, उसका मतलब ये हुआ कि उस देश में अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत निवेश करना बाकी है, बहुत खर्चा करना बाकी है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी है, बहुत सड़कें बनाने बाकी हैं, बहुत स्कूल बनाने बाकी हैं, अस्पताल बनाने बाकी हैं। तो ऐसे देश जब तक खर्चा नहीं करेंगे वो कभी भी विकसित नहीं बन सकते, वो हमेशा विकासशील ही रह जाएंगे, डेवलपिंग ही रह जाएंगे। तो एक डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड तब बनेगा जब वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा, खर्चा करना होगा, और जब खर्चा करोगे तो आमदनी से लेवल से ज्यादा तो खर्चा कई बार हो ही जाता है। व्यापार करने के लिए देखे हो, बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो पैसा होगा 1 लाख, इधर उधर से जोड़ के कर्जा लेके 5 लाख का बिजनेस करोगे, कर्जा लिए कि नहीं लिए? अब हम कहें कि बिजनेस शुरू करने के लिए कितना पैसा का होना जरूरी है, तो खर्चा के बराबर, या खर्चा अगर ज्यादा भी है पैसा कम भी है तो बिजनेस होता है, तो वहां तुम कहोगे होता है। तो देश को विकासशील बनाना है, विकासशील बनाओगे तो घाटे का बजट, डेफिसिट बजट तो आएगा ही भैया। इसीलिए घाटे का बजट हो तो अच्छी बात है, हम विकासशील प्रोसेस में हैं, विकसित हो रहे हैं। वीवीआई सवाल था कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट? ओहो, इनमें से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है? सरकार ने पूछा तुम जैसे आने वाले भविष्य के शानदार इकोनॉमिक्स से कि बताओ कौन सा पूंजीगत व्यय होगा, तो वैसा व्यय जिससे संपत्ति बने और जिम्मेदारी भी कम हो। इंटरेस्ट पेमेंट, अच्छा, परचेज ऑफ हाउस, संपत्ति क्रिएट हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट अगर तुम कर दिए तो क्या हो गया, लायबिलिटी एक तरीके से कम हो गई। एक्सपेंस ऑन मशीनरी, ऑल द अबव, डी इज द करेक्ट आंसर। मुझे तो लगता है 32 का डी इज द करेक्ट आंसर, सभी होना चाहिए, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, परचेज ऑफ हाउस, बिल्कुल पैसा तुम्हारे पास से गया है लेकिन संपत्ति भी साथ के साथ क्रिएट हुई है। एक्सपेंस ऑन मशीनरी, मशीनरी तुमने खरीदा, एक एसेट क्रिएट हुई, ऑल द अबव। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 33, बजट में इंक्लूड, बजट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी, फिस्कल, ऑल द अबव, डी इज द सही आंसर। बजट में शामिल हो सकती हैं सभी की सभी। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक, और इसके बाद तुम्हारे चैप्टर में
पूरे नंबर आने बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स इज रिसीव्ड बाय, आयकर का लाभ किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो मेरा मानना है बिल्कुल इनकम टैक्स जो हम देते हैं उसका लाभ दोनों ही केंद्र और राज्य सरकार को मिलती है। कलेक्ट केंद्र सरकार करती है, लेकिन राज्यों के विकास पर भी उसको खर्चा किया जाता है। और इसी के साथ बच्चों हमारा ये बजट चैप्टर बिल्कुल शानदार तरीके से खत्म हो गया। अब जाने के पहले यार कमेंट जरूर करके जाना यार, बिना कमेंट किए मत जाना। इतनी मेहनत तुम्हारे लिए हो रही है तो मैं भी तो जानूं कि मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं। क्या अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है? तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? तुम क्या इम्प्रूवमेंट कर रहे हो या नहीं? कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं? ये सारी बात मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, एक एक बच्चों के मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि बच्चे पढ़ने लग रहे हैं और आपके लिए और मेहनत करना चाहिए मुझे। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो, इस चैनल को बिल्कुल अपना मानो, जिससे बहुत सारे बच्चों का फायदा हो। ठीक है बच्चों, और मेहनत करते रहो दिल से। मैं मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, रिजल्ट के बाद हम सब मिलेंगे और जोरदार पार्टी करेंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा आप सब मुझसे कांटेक्ट करना, सेंटर पर आना, मिलना, हम खूब सारा पार्टी करेंगे। अभी अपने मन को कंट्रोल कर लो, पढ़ाई करने का वक्त है, अधिक से अधिक समय पढ़ाई को दो, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, इधर उधर भटको मत, एक कंटेंट को बार बार पढ़ो, कंटेंट की तलाश में मत रहो। जो तुम्हारे पास हथियार हैं उसी से फायरिंग अब करनी है। नए बंदूक की तलाश में मत जाओ, नए किताब, नए कंटेंट, नए नोट्स के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है। जो ये है एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पास है, मोर देन इनफ है। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, अच्छे से पढ़ते रहो और पूरे बिहार का नाम हम लोगों को ऊंचा करना है और ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। मैं तो बस कोच के रूप में काम करने लग रहा हूं। चलो बच्चों, थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।